स्टोरी का स्टार्ट होता है ईयर 1994 के एक खूबसूरत सुबह के साथ, जहां हमें इस स्टोरी की मेन लीड किम मिसो दिखती है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो अपनी फैमिली बेकरी रन कर रही है उनके लॉन्ग टाइम कोवर्कर यून जाक के साथ, जो कि मिसो के लिए बिल्कुल बड़ी बहन की तरह है। शॉप में हाई स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़का आता है जिसका नाम ह्यून वू है। उसे सोया बेस्ड ब्रेड चाहिए था, जो कि शॉप में अवेलेबल ना होने की वजह से मिसो उसे दूसरी शॉप में जाने के लिए कहती है। और फिर वो यूनजा को उस वियर्ड हैंडसम गाय के बारे में बताती है। यूनजा को वो जेल से भागा हुआ कोई कैदी लगता है, पर मिसो को नहीं। उस दिन से हन वो स्टोर में फ्रीक्वेंटली विजिट करने लगता है। बेकरी में वर्क की वजह से मिसो अपने फाइनल एग्जाम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इस वजह से यूनजा परेशान थी। दोनों के ही इतना ओवरवेल्म देख के हॉनवो बताता है कि उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है और अब वो यहाँ फुल टाइम वर्क करना चाहता है, पर उनके लिए वो अभी भी एक स्ट्रेंजर था। इसलिए मिसो के मन में कई डाउट्स थे। वो हानवो से पूछती है कि क्या वो प्रिजन से भागा हुआ है, पर वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। और मिसो के लिए भी हानवो डजंट सीम लाइक अ बैड गाय, तो यूनजा भी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी डेली बेकरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। पहले तो मिसो और हानवो एक दूसरे से बात करने में थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं, पर जैसे ही मिसो को पता चलता है कि दोनों की बर्थ ईयर सेम है, बहुत फील कंफर्टेबल टू टॉक। मिसो अपनी बेकरी और उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताती है। हानवो भी अपने जुवेलियन डिटेंशन सेंटर के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। एक दिन मिसो हानवो के हेयर ड्रेसअप करके लोकल स्कूल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों ही साथ में बहुत से अच्छी मेमोरीज बिताते हैं, पर एक दिन फेलो क्लासमेट उसके पीछा करते हुए बेकरी में आते हैं, जिससे हानवो क्लियरली अनकंफर्टेबल लग रहा था और वो बेकरी में कोई सीन क्रिएट ना करे, इसलिए यूनजा हानवो को उन्हें बेकरी से ले जाने के लिए, पर जाने से पहले हानवो उनकी सैलरी एडवांस पे करने की रिक्वेस्ट करता है। पर जैसे ही वो जाने के लिए निकलते हैं, मिसो वंडर्स कि कभी वो वापस आएगा भी या नहीं। हानवो अपने ओल्ड फ्रेंड से रियूनाइट होता है, जो कि कभी बेस्ट फ्रेंड थे, पर एक दिन स्कूल प्ले में एक फ्रेंड की एक्सीडेंटली डेथ हो गई और अथॉरिटीज ने हानवो और उसके फ्रेंड्स को ब्लेम करते हुए डिटेंशन सेंटर भेज दिया। मिसो हानवो का इंतजार करती रही, पर उस दिन से हानवो कभी बेकरी वापस ही नहीं आया। फिर सीन शिफ्ट होता है ईयर 1997, जहां अब मिसो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गई है और उसे अपनी फर्स्ट जॉब एज ए न्यूज़लेटर एडिटर मिल गई है। बेकरी अभी बंद हो गई है और अब यूनजा एक छोटी सी नूडल्स शॉप रन करती और हिनवो उनके ही नियर बाय एरिया में एज एन मूवर वर्क कर रहा था। वो किसी बुक शॉप में बुक डिलीवर करता है। शॉप ओनर उसे अपनी मदर को घर ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। मिसो अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेकरी विजिट करती है और अनएक्सपेक्टेडली क्लोज बेकरी के सामने उसकी मुलाकात हिनवू से, जो ईयर 1994 से कभी बेकरी नहीं। दोनों ही एक दूसरे को देख बहुत एक्साइट। हिनवू जल्दी से उस ओल्ड लेडी को छोड़ के मिसो के पास वापस जाता है। हिनवू प्राउडली मिसो को बताता है कि उसने स्कूल ड्रॉप आउट करने के बाद अपनी जीईडी कंप्लीट कर ली। मिसो उसे यूनजा के शॉप पे इनवाइट करती है, पर हिनवू बताता है कि वो जल्दी ही अपनी मिलिट्री सर्विस स्टार्ट करने वाला है और वो उसे घर ड्रॉप करता है। मिसो और हैंगवो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, बहुत सी बातें करना चाहते थे, पर उनके बीच के ऑकवर्ड सिचुएशन उन्हें रोक ली। पर फिर भी मिसो ऑकवर्डनेस को दूर करते हुए हिनवो को अपने अपार्टमेंट ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और फिर वो वहीं स्टे करता है। मिसो उसके सडन डिसअपीयरेंस के बारे में पूछती है। हैनवो बताते हैं कि उस दिन जब वो बेकरी लीव करके गया था, तब उसके एक क्लासमेट के साथ फाइट हो गई थी और इस वजह से उसे जुवेलियन डिटेंशन सेंटर में वापस भेज दिया गया। इतने सालों बाद भी दोनों ने एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की। अर्ली मॉर्निंग में मिसो अपने ब्रांड न्यू विंडोज 95 कंप्यूटर पे हनवो के लिए ईमेल अकाउंट क्रिएट करती है, ताकि मिलिट्री सर्विस पे जाने के बाद भी वो दोनों टच में रह सके। और जाने से पहले मिसो हानवो को ईमेल आईडी देती है और वापस मिलने के प्रॉमिस और ऑकवर्ड किस के साथ उसे सी ऑफ देता है। पर ऑफिस के फर्स्ट डे ही मिसो को याद आता है कि वो तो उसे पासवर्ड देना तो भूल ही गई, और ये बात हानवो भी नोटिस करता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब है ईयर 2000, जहाँ हानवो अब मिलिट्री में सर्विस कर रहा है और मिसो दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। हानवो मिसो के अपार्टमेंट विजिट करता है, जहाँ अब कोई नहीं रहता। इवन दो मिसो आज भी उसी ईमेल आईडी पे हानवो के लिए मैसेज सेंड करती है, इस उम्मीद में कि एक दिन हानवो उसे पढ़ पाएगा। यहाँ हानवो मिसो के वैकेंट अपार्टमेंट रेंट पे लेने का डिसाइड करता है और फाइनली हानवो फिगर आउट कर लेता है कि उसका ईमेल अकाउंट पासवर्ड और उसका अपार्टमेंट लॉक पासवर्ड दोनों एक ही है।
और इसके बाद तो हैनवू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पहली बार मीशो ने अब तक भेजे हुए सारे ईमेल का रिप्लाई अपने नंबर से देता है, जिस वजह से मीशो भी बहुत खुश थी। और उस दिन मीशो ऑफिस फोन से कॉल करके आफ्टर वर्क मीटिंग का डिसाइड करती है। हैनवू अब फिटनेस सेंटर में वर्क करता है, पर बिजनेस ओनर स्कैम की वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है, जिस वजह से वो मीशो का कॉल आंसर नहीं कर पाता। हैनवू को ये जॉब उसके एक्स क्लासमेट ने दिलवाई, जो फिर एक बार उसे मीशो से दूर कर देती। हैनवू अपॉलॉजी के लिए ट्राई करता है, पर उससे पहले मीशो ईमेल भेजती है ये बताने के लिए कि शायद ये सही टाइम, और उसे ये भी बताती है कि वो कितनी खुश थी जब उसने ईमेल पासवर्ड फिगर आउट कर लिया। पर वो हैनवे से कहती है कि उनका डिस्टेंस अपार्ट रहना ही सही होगा, शायद वो कभी फिर फ्यूचर में मिल सके। और इसी के साथ और 5 साल बीत जाते हैं और अब है ईयर 2005। मीशो अभी एक स्मॉल पब्लिकेशन कंपनी में एज एन राइटर वर्क करती, और मीशो का बॉस काइंड ऑफ लाइक ऑफिस में सभी एम्प्लॉय न्यू बुक पब्लिकेशन की सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी उनके सेकंड फ्लोर ऑफिस में कुछ कॉलेज स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क के लिए आए थे। मीशो को पता चलता है कि उन कॉलेज स्टूडेंट में हैनवू भी है। मीशो के लिए ये सब कुछ बिल्कुल इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह था, क्योंकि फेथ उन्हें हर बार अलग कर रहा था। हैनवू मीशो को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उससे उसके पुराने अपार्टमेंट ले जाता है जहाँ अब वो रहता है। मीशो ऑफिस में 3 डे लीव लेती है और हैनवू के साथ बेस्ट टाइम एंजॉय करती हैं। इस बार उन दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और हैनवू भी मीशो के लिए अपना लव अफेक्शन शो करता है। और इस बार ऑकवर्ड किस से आगे दोनों ही अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी थे, जो एक तरह का रिवॉर्ड था उस फेथ और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए दैट पुल देम अपार्ट। दोनों ही इयुंजा से मिलने का डिसाइड करते हैं, पर मीशो अपना रिलेशनशिप रिवील करने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए हैनवू अकेले ही इयुंजा से मिलने जाता है। इयुंजा हैनवू को इतने सालों बाद देख के सरप्राइज हो जाती है। उसे बेकरी में बिताए हुए सारे स्वीट मोमेंट याद आते हैं। इयुंजा इज मैरिड नाउ विथ 1 स्टेप डॉटर, जो हमेशा ही ट्रबल क्रिएट करती रहती है। कुछ ही देर में वहाँ एक हाई स्कूल गर्ल आती है जो इयुंजा को उसके स्टेप डॉटर के नए कारनामे के बारे में बताती है। मीशो इयुंजा की स्टेप डॉटर को रंगे हाथ स्मोक करते हुए पकड़ती है और उसे डांट लगाती है। फिर तीनों साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ एरा है अब डिजिटल कैमरा का, जहाँ मीशो एंड हैनवू स्वीट मोमेंट कैप्चर करते हैं। एक दिन मीशो का बॉस, जो उसे पसंद भी करता है, डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑफ बेकरी, जिसमें वो मीशो को असिस्ट करता है। इसलिए वो प्रोजेक्ट शट ऑफ हो जाता है जहाँ वो वर्क कर रहे थे। यहाँ फिर एक और बार हैनवू का पास रिपीट होता है उसके बेस्ट फ्रेंड की 10th डेथ एनिवर्सरी के साथ। हैनवू के एक स्कूलमेट उसे फोर्सफुली ले जाते हैं ताकि वो उसके डेथ फ्रेंड की फैमिली को मदद कर सके। हैनवू को देखते उसके डेथ फ्रेंड की सिस्टर उसको बाहर निकाल देती है। वापसी में हैनवू अपना फोन वहीं भूल जाता है। मीशो उसे कॉल करते हैं बिकॉज़ शी वाज मिसिंग हिम, पर फोन उसका एक्स क्लासमेट आंसर करता है और उसे हैंड ओवर करता है। मीशो फोन घर में रख देती है, पर हैनवू को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मीशो से पूछती है कि वो कहाँ था, बट ही लाइज अबाउट द थिंग, जिस वजह से मीशो के मन में भी डाउट आ गई और वो क्लियर करने हैनवू के एक्स क्लासमेट से मिली, जो उसे उसी डेड फ्रेंड के घर लेके जाता है। पर वो फैमिली अचानक से कहीं गायब हो गई। पर मीशो को फाइनली अब पूरी बात पता चल गई, बट शी वांटेड टू क्लियर फ्रॉम हिम। पर ये सवाल कहीं ना कहीं हैनवू को भी अनकंफर्टेबल कर देता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसे कैसे पता चला। मीशो उसे सब सच बता देती है एंड दैट मेक्स हैनवू फ्यूरियस। और वो गुस्से में मीशो को ये कहता है कि ये बस वही है जो उसके डार्क पास्ट के बारे में नहीं जानती, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उस नाइट उसके एक्स क्लासमेट के साथ फाइट होती है। फिर वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए इयुंजा के शॉप में जाता है। जब वो वापस जाता है तो मीशो वहां से चली गई और उस दिन से वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। वो उसके पुराने ऑफिस भी जाता है जहाँ उसे उसके बॉस मिलता है, जिससे वो मीशो के बारे में पूछता है। पर वो अनोइंगली हैनवू से ये कहता है कि उसे और बेटर इंसान चाहिए रादर देन हिम। मीशो के मिलने के होप में हैनवू उसकी कार को चेस करता है। रास्ते में वो मीशो को पिक करता है, जो उनके न्यू बेकरी में बैठी हुई। मीशो जैसे ही कार में एंटर करती है, उसे दूर से हैनवू दिखता है, पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। पर वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए उसका बॉस अपनी कार रोक के सिचुएशन सॉर्ट आउट करने के लिए कहता है। हैनवू फाइनली मीशो को देख के अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे अपना लव कन्फेस कर देता है। पर मीशो उसे अपने आप से दूर करते हुए फिर कभी ना मिलने के लिए कहती है, क्योंकि ये फिर से उन्हें हर्ट ही करने वाला है। ये आखिरी बार था जब दोनों मिले। और फिर एक और बार
डेस्टिनी हैड डिसाइड समथिंग एल्स फॉर देम। बाद में मिसो योंजा के रेस्टोरेंट विजिट करती है, जहाँ वो ऑल टाइम रिमाइंड करते हुए उस दिन की हैनवो के विजिट के बारे में बताती हैं। इस टाइम पर मिसो के लिए भी अपनी फीलिंग्स डिफाइन करना मुश्किल हो रहा था। कुछ समय बाद एज एन कैमरामैन किसी रेडियो स्टेशन में वर्क कर रहा है। रेडियो होस्ट उससे पूछता है कि अगर कोई मैसेज हो जो वो किसी के लिए ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। मिसो रियलाइज करती है कि शी स्टिल लव्स हिम। जब वो रेडियो पे अपना नाम सुनती है, जहाँ कोई और भी है जो उसे मिस कर रहा है। मिसो जानती थी कि वो हैनवुई है और उसके बाद वो बिना समय गवाए हैनवू के पास जाती है और फाइनली मिसो फाइंड्स हैनवू। और मिसो की प्रिटी स्माइल कैप्चर करने के साथ ये मूवी यही हैप्पीली एंड हो जाती है।